नमस्कार सभी परिजनों को, मित्रों को, सुधीजनों को भावगंगा के इस 12वें अंक में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम लोगों का ये प्रोग्राम यथावत जैसा कि हमेशा होता है, सूर्योदय की आभा के साथ होता है। और पेड़ की छाया में, हरसिंगार के झरते फूलों के बीच, चिड़ियों की चहचहाहट के बीच, और आज करवा चौथ है। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमने कल बताया था कि आज की जो हम लोगों की चर्चा होगी वो प्रेमचंद की कहानी परीक्षा पर होगी। और वो गज़ल जो 2-3 दिनों से हम आपसे कह रहे हैं कि सुनाएंगे, लेकिन और बातें होती चली जाती हैं तो नहीं सुना पाए। तो आज वो गज़ल भी आपको सुनाएंगे। हम जो इन शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। उसमें करीब 50 से ऊपर शेर हैं। जितना हो सकेगा उतना सुनाएंगे, जितना कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 शेर सुनाएं, लेकिन आज बहुत सारे मित्र अभी से सुबह सुबह सामने आ गए हैं। उन सब का स्वागत है। मंगेश शर्मा जी, कृष्ण कन्हैया वर्मा जी, और अभी और ढेर सारे मित्र अलग अलग चैनल्स पर आएंगे फेसबुक के। तो सबसे पहले प्रेमचंद की कहानी परीक्षा। दरअसल प्रेमचंद की 2 कहानियां हैं, 2 नामों से हैं। परीक्षा नाम से उन्होंने 2 कहानियां लिखी हैं। जो मूल है, जिसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, और व्यवस्था का इतना बड़ा सूत्र देता है वो कि उसका कोई और सानी नहीं है। और जो वो मैंने गज़ल का वो शेर सुनाया था कि चुल्लू से पानी पीने को रहा सदा तैयार, मतलब प्रकृति से जुड़े, अपने स्वाभाविक शक्तियों से जुड़े रहे। क्या फ़र्क, पास में लोटा ना गिलास रहा। तो उस भाव को निरूपित करता हुआ एक अद्भुत कहानी है प्रेमचंद की, और उसके आधार पर एक नाटक लिखा गया है। मैं उस नाटक को अपना आधार बनाऊंगा उस बात को कहने के लिए। प्रेमचंद की कहानी भी सुनाऊंगा, उसके कुछ अंश। लेकिन जो पहली परीक्षा की कहानी है, दरअसल दोनों परीक्षा की कहानियां व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जो पहली परीक्षा की कहानी है वो तो आपको याद होगा, जब एक बूढ़ा दीवान कहीं रिटायर हो रहा था, और जो वहाँ का राजा रहा होगा या जो भी उस समय नवाब रहा होगा, उसने उस अपने बूढ़े दीवान से कहा कि आपको हम रिटायर तभी करेंगे जब आप अपने जैसा कोई और ढूंढ करके ला करके दे देंगे। अब प्रश्न ये उठा कि अपने जैसा वो कैसे ढूंढे, क्योंकि खुद रेयर होते हैं ऐसे लोग। लेकिन उसने फिर एक आवेदन करा दिया कि फला दीवान रिटायर हो रहे हैं, इनके लिए जो भी प्रत्याशी आवेदन करना चाहें आवेदन करें। सबको बुलाया गया और उनको तरह तरह से ये बूढ़ा दीवान ऑब्ज़र्व कर रहा था, उनके तरह तरह से देख रहा था कौन कैसा है। उनको और चीज़ों में भी टेस्ट किया गया कि कौन बेहतर हैं। लेकिन उसने फिर एक हॉकी का खेल या क्रिकेट का कोई एक खेल आयोजित किया, और कुछ उसमें खिलाड़ी रहे, कुछ दर्शक रहे। उसके बाद जब खेल ख़त्म हो गया
और लोग अपने अपने जगह पे वापस जाने लगे, तब वह बूढ़ा दीवान एक किसान बनकर एक बैलगाड़ी लेकर उन सबों के रास्ते में अपनी बैलगाड़ी लेकर पहुंच गया। और उसने ऐसा वेशभूषा बना रखा था कि उसको कोई पहचाने नहीं। और वो एक रास्ते में उस गली में कोई नाला वगैरह रहा होगा, उस नाले में पानी भरा था, थोड़ा दलदल था, उसी में अपने बैलगाड़ी को फंसा करके वहीं खड़ा हो गया। तो सभी प्रत्याशी वापस जा रहे हैं। एक ने पूछा कि बाबा क्या बात है? तो उसने कहा कि बेटा ये हमारा बैलगाड़ी फंस गई है, बैलों ने बहुत ज़ोर लगाया लेकिन ये निकल नहीं रहा इस नाले से और इसलिए मैं फंसा हुआ हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप और बैलों को हाँकिए ज़ोर से, मैं इधर पीछे से धक्का लगाता हूँ पहिए पर भी और पीछे से भी ठेलता हूँ और इस तरह से हो सकता है निकल जाए। उसने पूरी ताकत से उसको पीछे से ठेला, भले उसमें नाले में चूँकि फंसा हुआ है, उसके कपड़े में कीचड़ वगैरह भी हो गया, लेकिन उसने ज़ोर से ठेला और बैलगाड़ी निकल गई। तो अगले दिन सभी प्रत्याशियों के बीच जब दीवान के उत्तराधिकारी घोषणा हुई तो उसी बच्चे को सेलेक्ट किया गया, क्योंकि संवेदना व्यवस्था का पहला गुण है। अगर संवेदना नहीं होगी, हम जिसके लिए काम करने जा रहे हैं उसके प्रति हमारे हृदय में वेदना नहीं होगी, उसके पीड़ा को अपना पीड़ा नहीं समझेंगे, तो हम उसके लिए अच्छा काम नहीं कर सकते। फिर हम अपने बॉसेस की चिंता करने लगेंगे, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं वो काम नहीं करेंगे। तो ये तो राजशाही में उसने किया था, उसकी कहानी परीक्षा में प्रेमचंद ने दिखाया है। लोकतंत्र में तो मालिक ही लोक है, तो जो मालिक का काम ना करे, जनता का काम ना करे, उसके दुख दर्द को ना दूर करे, उसके प्रति संवेदना न रखे, वह कैसे प्रशासन में या व्यवस्था में आ सकता है। तो ये कहानी भी दरअसल मैं तो ज़िंदगी भर ये भी कहता रहा कि सिविल सर्विसेज में भी जो पब्लिक सर्विस कमीशंस के इम्तहान होते हैं, इसमें भले ही रिटर्न टेस्ट में अपना बाकी चीज़ें देखी जाएं, इंटरव्यू में नॉलेज टेस्ट नहीं होना चाहिए, केवल और केवल संवेदना का टेस्ट होना चाहिए। जो संवेदनशील है, चाहे उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट लीजिए, चाहे ऑब्जर्व करिए उनको, चाहे जैसे भी हो, एक हफ्ते के लिए बुला लीजिए और देखिए कि वो कैसा व्यवहार करते हैं, कितनी संवेदना है उनमें। जिसमें संवेदना नहीं है वो सिविल सर्विसेज में जाने का उसको हक ही नहीं है। और पब्लिक को भी चुनावों में केवल उसी को चुनना है जिसमें संवेदना हो। दोनों स्तर पर जहाँ चुनाव होते हैं व्यवस्था में, चाहे वो प्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो लोक सेवक के रूप में, कमीशंस के थ्रू, सब में टेक्निकल सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहाँ चाहे लोक सेवा के रूप में या प्रतिनिधि के रूप में, वहाँ केवल और केवल संवेदना ही मुख्य है। ज्ञान है लेकिन वो दूसरी सीट पे है। चींटी और व्यवस्था वाली वो कहानी भी इसी संदर्भ में सुनाता हूँ, वो लोक कथा कि चींटी जो तोते का दुख पूछ करके और हाथी के सूंड में घुसने लगती है, और इस तरह से पूरा व्यवस्था, इसको मैंने सुनाया भी है भावगंगा के एक एपिसोड में, तो पूरी व्यवस्था जो अक्रियाशील रहती है वो क्रियाशील हो जाती है। चींटी, वो जब तोता, राजा, रानी, हाथी सबके पास जाता है, कोई उसका दाल का दाना निकालने के लिए कोशिश नहीं करता, लेकिन वो चींटी जो उसकी प्रजाति की भी नहीं है, दूसरी प्रजाति की है। यहाँ लोग अपने जाति और अपने धर्म के लिए ही काम करने में बहुत गौरवान्वित अनुभव करते हैं, वहाँ वो चींटी तोते का जो दूसरी प्रजाति की है उसके लिए करती है, क्योंकि वो उसके सुख दुख को समझती है। तो संवेदना सबसे बड़ा गुण है, और ख़ास करके व्यवस्था में, चुनाव के लिए, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, चाहे प्रतिनिधिक व्यवस्था हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, संवेदना के आधार पर ही चुनाव होना चाहिए। अगर संवेदना का बल है तो बाकी जो बल हैं, ज्ञान बल, धन बल, संसाधन बल, वो पीछे पीछे चलते हैं। ड्राइविंग सीट पे संवेदना रहती है। अगर संवेदना ही नहीं होगी तो हम वो कार्य करने के लिए उन्मुख ही नहीं होंगे, किसी का दुख दर्द मिटाने के लिए शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो इसलिए संवेदना का बल सबसे बड़ा बल है, और इसको प्रेमचंद की वो कहानी परीक्षा जो पहले मैंने बताई वह निरूपित करती। अब प्रेमचंद की दूसरी कहानी
परीक्षा मैं आपको सुनाता हूँ। ये नादिर शाह जब मुग़ल बादशाह को हरा करके दिल्ली की सल्तनत, दिल्ली का पूरी बादशाहत हासिल कर लेता है, तब उसके बाद की घटना है जिस पर प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी, परीक्षा। प्रेमचंद की इस परीक्षा कहानी में एक एस्पेक्ट का वर्णन है। जो नादिर शाह ने शिक्षा दिया है उन मुग़ल शासक और उसके परिवार को, लेकिन इसी के आधार पर फिर एक नाटक लिखा गया। नाटक के राइटर का नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन वो नाटक अद्भुत था और बहुत दिनों तक मुझे उद्वेलित करता रहा। उस नाटक का जो मूल तत्व है वो आपके सामने रखेंगे। और पहले ये मैं कुछ इसकी लाइनें, पूरी कहानी नहीं, कुछ लाइनें बताता हूँ। पहले तो ये चर्चा किया है कि उस समय दिल्ली की क्या हालत थी, कितना भोग विलास था और किस किस तरह से लोगों में कोई जुड़ाव की भावना, संवेदना की भावना, इन सब का अभाव हो गया था। लोग अपने ऐशो आराम में मस्त थे। तो जब नादिर शाह ने जीत लिया दिल्ली, तो वो महल में भी गया नादिर शाह बादशाह के, और उसने कहा कि मैं, अब चूंकि बादशाह तो शासक है नहीं, सत्ता नादिर शाह के हाथ में है, तो उसने जो वहाँ एक आदेश दिया कि मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ, मैं शाही बेगमों का नाच देखना चाहता हूँ। तुम इसी वक्त, जो अधिकारी था या देखभाल करता था वहाँ शाही महल का, उससे कहते हैं तुम इसी वक्त उनको सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर मेरे सामने लाओ। खबरदार, जरा भी देर नहीं, मैं कोई उज्र या इनकार नहीं सुनना चाहता। फिर तमाम सारी उसकी तैयारियों का चर्चा है, वो भी मैं छोड़ देता हूँ। जो मुद्दे की बात है वहाँ पर सीधे सीधे आ जाते हैं उस एक दो पैराग्राफ में, जो अंतिम है। थोड़ी ही देर में कि बेगमात पूरे पूरे आभूषणों से जगमगाती, अपने मुख की कांति से बेले और गुलाब की कलियों को लजाती, सुगंध की लपटें उड़ाती, छम छम करती दीवाने खास में आकर नादिर शाह के सामने खड़ी हो गई। भाषा प्रेमचंद की वो हिंदी उर्दू मिली हुई है, गंगा जमुनी भाषा। अब देखिए, नादिर शाह ने एक बार कनखियों से परियों के इस दल को देखा और मसनद की टेक लगाकर लेट गया। अपनी तलवार और कटार सामने रखी, महत्वपूर्ण बात है, तलवार और कटार सामने रखी। एक क्षण में उसकी आंखें झपकने लगीं। उसने एक अंगड़ाई ली और करवट बदल ली, दूसरी तरफ हो गया, मतलब सोते सोते जैसे उसने दूसरी तरफ देखने लगा, करवट बदल ली। जरा देर में उसके खर्राटों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा जान पड़ा कि गहरी निद्रा में मग्न हो गया। आध घंटे तक वह सोता रहा और बेगमें ज्यों की त्यों सिर नीचा किए दीवार के चित्रों की भांति खड़ी रहीं। उन दो एक महिलाओं में जो ठीठ थीं, घूंघट की ओट से नादिर शाह को देख रही थी और आपस में दबी जबान से कानाफूसी कर रही थी। कैसा भयंकर स्वरूप है, कितनी रणोन्मत्त आंखें हैं, कितना भारी शरीर है, आदमी काहे को है, देव है। सहसा नादिर शाह की आंख खुल गई और परियों का दल पूर्ववत खड़ा था। उसे जागते देखकर बेगमों ने सर नीचे कर लिए और अंग समेटकर भेड़ों की भांति एक दूसरे से मिल गईं। सबके दिल धड़क रहे थे कि अब यह जालिम
नाचने गाने को कहेगा तब कैसे होगा। खुदा इस जालिम से समझे, मगर नाचा तो न जाएगा, चाहे जान ही क्यों न जाए, हमसे ज़्यादा जिल्लत अब न सही जाएगी। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला। सहसा नादिर शाह कठोर शब्दों में बोला, ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए बुलाया था। ऐ खुदा की बंदियों, मैंने तुम्हारा इम्तहान लेने के लिए बुलाया था, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम्हारी निस्बत मेरा जो गुमान था वह हर्फ ब हर्फ सच निकला। तुम्हारे बारे में मेरा जो अंदाज़ा था वह एकदम सही निकला। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती, वह कौम मुर्दा हो जाती है। जब किसी कौम की औरतों में आत्मविश्वास, साहस, हिम्मत, बहादुरी नहीं रह जाती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है, क्योंकि वहीं से बच्चों को शिक्षा मिलती है इन सब की। अगर औरतें ही ऐसी हो गई तो फिर आगे की जनरेशन कैसे होगी। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वो कौम मुर्दा हो जाती। नादिर शाह के बारे में हम लोगों को जो भी आइडियाज़ हैं, वो लुटेरा था, वो बहुत बड़ा आक्रांत और मतलब लोगों को उसने तहस नहस किया, लेकिन उसने जो सीख दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। राम ने लक्ष्मण को रावण से भी सीख लेने के लिए भेजा था, तो जो सीख उसने दी है वह बिल्कुल याद रखने की है और हमेशा सोचने की है। जब किसी कौम की औरतों में गैरत नहीं रहती तो वह कौम मुर्दा हो जाती है। मैं देखना चाहता था कि तुम लोगों में अभी गैरत बाकी है या नहीं, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैं तुम्हारी बेहुरमली नहीं करना चाहता था, शायद बेइज्जती नहीं करना चाहता था। मैं इतना ऐश का बंदा नहीं हूँ, वरना आज भेड़ों के गल्ले चाहता होता। अगर मैं कोई ऐश करने के लिए सब कुछ कर रहा होता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता, कहाँ से कहाँ सब कुछ करता हुआ। ये मैं कहीं भेड़ों के गल्ले चाहता होता, न इतना हवस पसंद हूँ, वरना आज फारस में सरोद और सितार की ताने सुनता, जिसका मज़ा मैं हिंदुस्तानी गाने से कहीं ज़्यादा उठा सकता हूँ। मुझे सिर्फ तुम्हारा इम्तहान लेना था। मुझे यह देखकर सच्चा मलाल हो रहा है कि तुम में गौरत का जौहर बाकी न रहा। क्या यह मुमकिन न था, अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा, क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को, देखिए एक हरसिंगार का फूल अभी अभी पेड़ से हम लोगों के लिए आया है, तो इस पेड़ को प्रणाम हरसिंगार के। और हरसिंगार ही इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। जो समुद्र मंथन से वृक्ष निकला था वो उसको कहते हैं हरसिंगार ही निकला था, जो 14 रत्न निकले थे। तो क्या यह मुमकिन न था कि तुम में से, हाँ तो क्या यह मुमकिन न था कि तुम मेरे हुक्म को पैरों तले कुचल देती? जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। जब तुम यहाँ आ गई तो मैंने तुम्हें एक और मौका दिया। मैंने नींद का बहाना किया, मैं सोया नहीं था, मैंने नींद का बहाना किया और दूसरे की तरफ करवट करके लेट गया, और मैंने अपने जो भी हथियार थे वो सामने रख दिया था। क्या यह मुमकिन नहीं था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे जिगर में चुभा देती? क्या यह संभव नहीं था? क्या यह मुमकिन नहीं था कि तुम में से कोई खुदा की बंदी इस कटार को उठाकर मेरे सीने में जिगर में चुभा देती? मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ, मैं कलाम
प्रेमचंद दिख रहे हैं, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इस कहानी को। आज तो इस पढ़ने के लिए मैंने वहीं से डाउनलोड किया है। मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देखकर मुझे बेहद खुशी होती। क्या बात है। मैं कलाम पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि तुम में से किसी को कटार पर हाथ रखते देख मुझे बेहद खुशी होती। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। मैं उन नाजुक हाथों के सामने गर्दन झुका देता। पर अफसोस, आज तैमूरी खानदान की एक बेटी भी यहाँ ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ करने पर हाथ उठाती। पर अफसोस, इस तैमूरी ख़ानदान की आज एक भी बेटी ऐसी नहीं निकली जो अपनी हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती, जिसने उसका सब कुछ लूट लिया, जिसने सब कुछ उसके बादशाहत, वो महल, वो शानो शौकत, वो सब कुछ लूट लिया। उस पर जरा भी आक्रोश नहीं आया, कुछ भी गुस्सा नहीं आया। हुर्मत बिगाड़ने पर हाथ उठाती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। अब यह सल्तनत जिंदा नहीं रह सकती। इसकी हस्ती के दिन गिने हुए हैं। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। इसका निशान बहुत जल्द दुनिया से मिट जाएगा। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगी। तुम लोग जाओ और हो सके तो अब भी सल्तनत को बचाओ, वरना इसी तरह हवस की गुलामी करते हुए दुनिया से रुखसत हो जाओगे। तो यह थी परीक्षा कहानी के कुछ अंश, दूसरी वाली परीक्षा कहानी के, जो प्रेमचंद ने लिखी है। बहुत कुछ कह दिया कि जहाँ पर खुद बादशाह की जो बेगमें हैं, उनको इतनी पीड़ा, तकलीफ या आक्रोश नहीं है कि जिसने उनको सब कुछ उनका ले लिया है आक्रमण करके, और एक मौका है और फिर भी उस मौके पर भी वो केवल कानाफूसी कर रही हैं। इतनी हिम्मत और हौसला किसी के नहीं है कि वो उसको मारने की कोशिश करे। अब वो जो इस कहानी के आधार पर और तथ्यों के आधार पर एक नाटक लिखा गया, जिस नाटक को मैंने पढ़ा वो नाटक अद्भुत है और उसमें एक बिंदु और जोड़ दिया गया। अब मैं उस नाटक के मुख्य तत्व कैसे हैं उसमें वो मैं आपके साथ दिखाता हूँ। दूसरे वाले इस तथ्य को कि बेगमों के साथ क्या उसने अनुभव रहा उसका, उसको किस रूप से नाटक में कहा गया है वह भी आपके सामने रखूँगा संक्षेप में। तो उस नाटक में जब नादिर शाह दिल्ली की सल्तनत पर कब्ज़ा कर लेता है और मुग़ल बादशाह पराजित हो जाता है, तब अब एक सभा, दरबार लगती है। जैसे मुगलिया दरबार लगा करती थी, वैसे फिर वहीं पर उसी तरह से दरबार लगा। नादिर शाह बादशाह की कुर्सी पर बैठा, बगल में एक और कुर्सी रखी गई, वहाँ पर मुग़ल बादशाह बैठा। बातचीत हो, मतलब जो भी मंत्रणाएं हो रही हैं, बातचीत हो रही है। उसके बाद नादिर शाह ने कहा, बादशाह, मुग़ल बादशाह को इशारा करते हुए, बादशाह प्यास लगी है, पानी मंगवाओ। फ़ौरन बादशाह, मुग़ल बादशाह ताली बजाता है हल्के से। उसके भृत्य एक दौड़े आते हैं। वो कहता है कि बादशाह सलामत को, हुजूर सलामत को प्यास लगी है, पानी पेश किया जाए। अब पानी लाने की तैयारियां हो रही हैं। कैसा बर्तन, सुंदर से सुंदर बर्तन होना चाहिए, खुशबू वगैरह वगैरह, पेश करने का तरीका और क्या क्या नहीं होना, सब तैयारियां शुरू हो जाती हैं। और कौन लेके जाएगा, कौन सुंदरी ले करके जाएगी वगैरह वगैरह। इस तैयारी में बहुत देर हो जाती है।
आधे घंटे हो सकता है लग गए हों। तो नादिर शाह फिर कहता है कि बादशाह बहुत तेज प्यास लगी है, जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। बादशाह फिर कहते हैं अपने भृत्यों को कि जल्दी से लाओ, बहुत देर हो रही है, हुजूर सलामत, बहुत प्यास तेज हो रही है। फिर वह तैयारी में वक्त लग जाता है, काफ़ी देर लग जाती है। अब नादिर शाह से नहीं रहा जाता और नादिर शाह खुद ताली बजाता है। उस समय बेल वगैरह तो रही नहीं होगी, वो खुद ताली बजाता है और उसका वो मशक ले करके वो व्यक्ति जो उसको लड़ाई के मैदान में चमड़े के उस मशक में पानी भर करके रख चलता है, वो आता है और वहीं भरे दरबार में हिंदुस्तान का बादशाह हो चुका नादिर शाह वहीं पर पानी पीता है चुल्लू से। और कहता है मुगल बादशाह को इंगित करता हुआ कि बादशाह, यह रहा तुम्हारे हार का पहला कारण। बादशाह, यह रहा तुम्हारे हार का कारण, पहला नहीं, यह रहा तुम्हारे हार का कारण। सब लोग चौंक गए कि कैसे, क्या बात हो गई कि वो समझा रहे हैं कि यह हार का कारण है। पूरी सभा अवाक, पूरा दरबार अवाक, बादशाह अवाक मुगल। नादिर शाह ने कहा कि बादशाह, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो, अगर व्यवस्था उसको तुरंत नहीं उपलब्ध कराती, चाहे वो जनता को हो, चाहे आज मेरे लिए हो, चाहे सेना के लिए हो, चाहे जो भी उनके साथ के लोग हों, उसमें उनके अंदर के सब कारिंदे हों, जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो अगर तुरंत नहीं उपलब्ध किया जाता है या कम से कम समय, जितने कम समय में उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध नहीं किया जाता है, तो फिर वह व्यवस्था ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती, वह को ख़त्म होना ही होना है। और अगर जब प्यास लगती है, अगर तुरंत पानी नहीं पिलाया गया, उसकी तैयारी में घंटों लगा दिए गए, तो ऐसी व्यवस्था कितने दिन तक चलेगी। व्यवस्थाओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको तुरंत उपलब्ध जो व्यवस्था नहीं कराएगी, चाहे वो न्याय हो, चाहे संसाधन हो, चाहे ज़रूरतें हों, जब जिसकी ज़रूरत है उसको तुरंत जो उपलब्ध कराए, वही व्यवस्था दीर्घजीवी हो सकती है। नहीं तो व्यवस्थाएं 5-10 साल में बदलती रहती हैं, जनतंत्र में तो और जल्दी व्यवस्था। तो इसलिए इस बात को जनता को भी समझना होगा और व्यवस्थाओं में जो भी लोग हैं उनको समझना होगा कि जिस चीज़ की जब भी ज़रूरत हो तुरंत उपलब्ध कराया जाए। और ये तुरंत उपलब्ध कराएगा कौन? प्रेमचंद की जो पहली परीक्षा में है, जो संवेदनशील लोग होंगे, जो प्यास लगने का कितना दर्द है और जल्दी से जल्दी उसको, फिर नादिर शाह के संदर्भ में था, उसके पद को पानी नहीं पीना था, उसके व्यक्ति को पानी पीना था। व्यक्ति के लिए प्यास लगने पर चाहे चुल्लू से पानी पियो, चाहे बहुत सजे धजे गिलास में पानी पियो, क्या फ़र्क पड़ता है? कौन लाता है इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? एक सुंदरी लाती है कि उसका मशक लेके चलने वाला पानी पिलाता है। प्यास का मतलब प्यास बुझाना उसमें उद्देश्य है, ये दिखावा नहीं। तो इस आडंबर और दिखावे और इन सब तड़क भड़क से बचना होगा। जिस चीज़ की हम कहते हैं कि शिलान्यास और उद्घाटनों की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे पुल ऐसे बन जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, बिल्डिंग बन के तैयार है, पता चला कि किसी प्रधानमंत्री या किसी मंत्री या किसी गवर्नर या राष्ट्रपति, इनका इंतज़ार हो रहा है फीता काटने के लिए। अरे जो पहला व्यक्ति उसका यूज़र है, तो वो जो भी बच्चा या आम आदमी जा रहा है, पहला वो पुल जैसे तैयार हुआ, जो भी पहला आया उसी से कटवा दिया, अगर कटवाना ही है। वैसे फीता काटने की क्या ज़रूरत है? ये तमाशे की क्या ज़रूरत है? जिस चीज़ की अगर वो पुल ज़रूरतमंद है, एक बन गया है, तो जो पहला व्यक्ति उस तरफ से जा रहा है वो जाए, उससे उसकी प्यास बुझे।
तो ये जो दिखावे की संस्कृति है, प्रचार की संस्कृति है, इसको ख़त्म होना चाहिए। कि हम उद्घाटन हो रहा है तो उनका फ़ोटो निकल रहा है, प्रचार हो रहा है, इस प्रचार का विरोध करना चाहिए। जो भी ज़्यादा प्रचार करे उसको तो कभी आगे जनता को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो एक तो पहला ये हुआ, नादिर शाह ने कहा कि बादशाह जिस चीज़ की जब ज़रूरत हो, चाहे जनता को, चाहे आपके कारिंदों को, चाहे सेना को, चाहे आपके मित्रों को या परिवार को या जिसको भी, अगर तुरंत जितनी जल्दी से जल्दी उपलब्ध नहीं कराया गया तो फिर ऐसा संबंध, ऐसे व्यवस्थाएं ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। फिर उस दिन सभा समाप्त हुई, दरबार ख़त्म हुआ। शाम को नाटक में तो ये कहा गया है कि आज मैं रात आपके हरम में गुजारूंगा, जबकि यहाँ शाम को उनका डांस देखने की बात कही गई है, उसमें यह है कि मैं हरम में गुजारूंगा। और वो रात भर महल में रहा, हरम में रहा इनके। अगले दिन सुबह, अगले दिन फिर जब दरबार लगा तो नादिर शाह कहता है कि बादशाह अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम्हारे हार का दूसरा कारण। फिर सब चौंके कि ये दूसरा कारण अब क्या बताएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं रात भर तुम्हारी बेगमों के साथ रहा, और हो सकता है कि डांस का ही यही प्रोग्राम हुआ हो, या हो सकता है बातचीत के बाद ही सो गया हो। उसने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन उस बातचीत करते हुए हो सकता है कि उसने अपनी कटार और जो भी हथियार उसके रहे हो निकाल के रख दिया हो और सो गया हो ऐसे ही, या सोने का नाटक किया हो, जो भी हो। लेकिन उसने कहा कि मैं रात भर तुम्हारी बेगमों के साथ रहा, मैंने उनका सब कुछ छीन लिया था, साम्राज्य, शानो शौकत सब खत्म होने वाला है, लेकिन उनमें से किसी ने न मुझे ललकारा, न गाली दी, और कुछ नहीं कर सकती थी, मुझ पर हमला नहीं कर सकती थी, तो गाली तो दे सकती थी, धिक्कार तो सकती थी, किसी ने कुछ नहीं किया। तो जहाँ पर जनता को कौन कहे, उसके परिजन, उसके बेगमें तक जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, विरोध नहीं करती, चुप रह जाती हैं, वह व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं चल सकती। और उन लोगों को, उन व्यवस्थाओं के में जो लोग इस तरह की चुप्पी ले लेते हैं, फिर वह खुशहाल नहीं हो सकते, अधिक दिन तक खुशहाल नहीं रह सकते। तो इसलिए अगर कहीं विरोध, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो जितना अपने वश में है उतना विरोध तो करना था। वो बेगमें कुछ नहीं करती तो कम से कम चीखती चिल्लाती तो मुझे कुछ भी करती, और बाकी शायद उसका भाव क्या रहा होगा और प्रेमचंद ने इस कहानी में लिखा है। तो ये दो बड़े महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं कि पहला तो यही कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उसको तुरंत मुहैया करा देना, ये व्यवस्था का काम होना चाहिए। और उसी लिए ये बात याद आई थी कि मेरे उस शेर पर कि जब भी चुल्लू से पानी पीने को रहा सदा तैयार, क्या फ़र्क पास में लोटा ना गिलास रहा। और इसमें दूसरा वो सूत्र आया कि अगर कहीं पर पीड़ा हुई है तो चिल्लाना होगा, अगर कहीं पर किसी ने गलत काम किया है तो उसका विरोध करना होगा। और अगर विरोध हर व्यक्ति के मन में नहीं आएगा तो केवल सेना रक्षा नहीं कर पाएगी, हर व्यक्ति के मन में विरोध का भाव आना चाहिए। उन बेगमों के मन में भी विरोध का भाव आना चाहिए था। इसने मौका भी दिया था विरोध दिखाने का, लेकिन उन सबों ने विरोध नहीं किया। तो क्या उसने कहा कि ऐसी सल्तनत कितने दिन तक चलेगी। तो इन दो बातों के बाद, और इसी पर कि अगर प्यास लगी है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वो बहुत सज धज के आया है कि बहुत बिना सजे धजे आया है।
इस पर एक कल जो मेरी बेटी की बेटी है छोटी सी अनवी, जो कैलिफोर्निया में है इस समय, वो इस बात को जानती है कि नाना को नेचर से, प्रकृति से, सहजता से, दुनिया से बहुत प्यार है। धरती जानती है कविता हिंदी अंग्रेज़ी में भी उसने पढ़ी है। तो कल उसने कहा कि जब फ़ोन हुई कि नाना आई लव यू, आई लव मदर अर्थ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने बेटी से पूछा कि आज ये ऐसा क्यों कह रही थी, तो उसने बताया कि अमेरिका में आजकल एक नई लहर सी आई हुई है, एक नई चीज़ शुरू हुई है, और उसी के संदर्भ में बातचीत जो आपस में इन लोगों को हुई होगी, तो वो उसने बताया। उस पर विस्तार से चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, कल परसों, लेकिन उसकी मुख्य बात बता दें कि अमेरिका में तो सब मॉल्स हैं, इस तरह के ठेले पे तो नहीं मिलते सामान जिस तरह हम लोग के या सब्जी मंडियों में, लेकिन अमेरिका में भी बहुत सारे शहरों में फार्मर्स मार्केट है जो हमारी सब्जी मंडियों जैसे ही हैं, लेकिन वहाँ भी थोड़ा सजा बजा के, चूँकि मॉल कल्चर है तो बहुत सजावट के साथ, और अच्छे अच्छे टमाटर भी अच्छे, और हर चीज़ एक ही साइज़ के, एक तरह से सुंदर सुंदर दिखते हैं। जो फल तो पैदा होते हैं टेढ़े मेढ़े भी, या सब्जियाँ या कोई भी चीज़, लेकिन वहाँ बिल्कुल। और मॉल में तो एकदम स्टैंडर्ड रहता है कि इस तरह का, इस साइज़ का, इस शेप का, ऐसे ही वो ख़रीदा जाएगा। तो जितने पूरे अमेरिका में या उस तरह के जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ मॉल कल्चर है, वही उसी तरह की चीज़ें। और जो उस तरह के साइज़ के नहीं होते हैं उनको फेंक दिए जाते हैं। जानवर भी तो अब ज़्यादा नहीं बचे जिनको खिलाया जाए, तो फेंक ही दिया जाता है। और बहुत सारे वहाँ भी गरीब हैं जिनको चीज़ें बहुत महंगी पड़ती हैं। तो अब कुछ लोगों ने सोचा कि एक नई ऐसी व्यवस्था ऑनलाइन सब्जियों की सप्लाई करने की रखी जाए कि जो उस मॉल टाइप की सो कॉल एक ही तरह की सेलेक्टेड उस तरह की सब्जियां या फल न भेजे जाएं जैसे नेचुरल होते हैं, जो भी साइज़ का, छोटा हो, बड़ा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, उसको भी बेचा जाए और ऑनलाइन सप्लाई किया जाए, और उसका प्रचार प्रसार। और बहुत सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि फेंकना है तो फेंकने से अच्छा कि केवल थोड़ा सा चार्ज और पहुंचाने का चार्ज। अब वो और ये इसके साइट्स बने, नेट्स बने, और ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। इम्परफेक्ट फूड्स, उसका नाम भी सब उन्होंने रखा है, इम्परफेक्ट फूड। साइज़ और इन सब में एकदम परफेक्ट नहीं है, तो वो इम्परफेक्ट फूड्स का ये चेन चला, और बहुत सस्ते में आ जाती हैं। और अब लोग बहुत पसंद भी करते हैं कि एकदम नेचुरल है। वो टमाटर टेढ़ा है कि गोल है कि इलिप्टिकल है, इससे उसके स्वाद में तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, तो लोग खूब मंगा रहे हैं। तो इन लोगों ने मंगाया तो एक कद्दू बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा आ गया। वो पहले तो बताते नहीं कि कैसा आएगा, बस कद्दू आएगा। कद्दू टेढ़ा मेढ़ा आ गया। अब इस और तो सब मतलब जो ऐसा आया, ये कद्दू देख के इतना खुश हुई, अब उसको लेके घूम रही है कि वाह, मतलब डिफरेंट है, तो इसलिए उसको बहुत मज़ा आया। 1-2 दिन तक वो कद्दू ही उसका खिलौना रहा, और बहुत प्यार किया उस कद्दू को। तो ये है, तो इसी पे कहा, वो बहुत नेचुरल कहा कि बताया कि हमको एक नेचुरल कद्दू मिला जो बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड चूँकि सारे जितने नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं सब इस धरती माँ के हैं, ईश्वर ने बनाए हैं, तो सब प्यार करने लायक हैं, भले ही वो टेढ़े मेढ़े हों या एकदम गोल मटोल हों, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस संदर्भ में उसने कहा कि नाना आई लव मदर अर्थ। तो मैंने कहा कि ये आपसे भी शेयर कर लें, और इस पर मेरी एक 3 लाइन की वो जो हाइकूनुमा या हाइकू कविता है वो है कि अपूर्णता भी उतनी ही विश्वसनीय है, अपूर्णता भी उतनी ही विश्वसनीय है जितनी पूर्णता, अपूर्णता भी उतनी ही विश्वसनीय है जितनी भी पूर्णता। वो पूर्ण साइज़ का और वो टेढ़ा मेढ़ा दोनों उतने ही विश्वसनीय हैं।
स्वाद उसका दोनों का वही है, दोनों में वही कण कण में वही समाया हुआ है। तो ये तो रही आज के इन विषयों की चर्चा। अब कुछ शेर उस गज़ल के, आज तो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन शुरुआत तो कर ली जाए ताकि कल समाप्त हो जाए। हम जो इन शाखों पे किनारे बैठे हैं, हम जो इन शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। हम जो इन शाखों पे किनारे बैठे हैं, अपने ही पंखों के सहारे बैठे हैं। सब कुछ कितना विरोधाभासों से भरा, सब कुछ कितना विरोधाभासों से भरा, शीतलता के अंदर देखो अंगारे बैठे हैं। सब कुछ कितना विरोधाभासों से भरा, शीतलता के अंदर देखो कितने अंगारे बैठे हैं। धरती माँ, ऊपर कितना सब कुछ शीतल, मंद सुगंध, और ज़मीन उपजाऊ ज़मीन, और अंदर लावा भी है। ऐसे ही हर व्यक्ति के अंदर ऊपर शीतलता भले हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आग होती है। उस आग को भी बचाना है। उसी की तरफ नादिर शाह का इशारा था कि बेगमों, जब सब कुछ लुट रहा था तो तुम्हारे अंदर की वो आग बाहर आनी चाहिए थी। सब कुछ कितना विरोधाभासों से भरा, शीतलता के अंदर देखो अंगारे बैठे हैं। लेकिन अपनी उन शक्तियों को पहचानना होगा, समय आने पर उनका उपयोग करना होगा। उम्र बीत गई घर में रहते रहते, उम्र बीत गई घर में रहते रहते, अब तो घर के बाहर, अब तो घर के बाहर दुआरे बैठे हैं। और ख़ास करके आज की जो व्यवस्था है, जाति धर्म लूट मार की, पिछले भारत के लोकतंत्र की जो हालत हो गई है कि राज सत्ता के भूखे लोग वहाँ हैं, सेवा के भूखे लोग नहीं हैं। करोड़ों अरबों खर्च करके चुनाव जीतते हैं, क्या क्या दंड करते हैं। उसका नतीजा क्या है कि आप जिनसे कभी मिलना भी न चाहें, आप जिनसे कभी मिलना भी न चाहें, जिनके साथ मिल के आपको खुशी ना हो, अंदर से आंतरिक आनंद ना आए, जिनके साथ बैठ करके, कौन व्यक्ति अच्छा है कौन ख़राब, आप उसके साथ बैठ के पता लगा सकते हैं। अगर उसके वाइब्रेशंस आपको बहुत आनंद देते हैं तो अच्छा है, और अगर उसके वाइब्रेशंस आपको नहीं अच्छे लगते या नहीं, अंदर अंदर कुछ अजीब सा फील होता है, आप थोड़ी बहुत बेचैनी महसूस करते हैं, तो ज़रूर वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। आपका शरीर और आपका मन, आपके पूरा ये तंत्र ये बता देता है कि कौन कैसा है। तो आप जिनसे कभी मिलना भी ना चाहें, वही क्यों सत्ता के गलियारे बैठे हैं। आप जिनसे कभी मिलना भी ना चाहें, वही क्यों सत्ता के गलियारे बैठे हैं। और हर आँख में एक समंदर पलता है, हर आँख में एक समंदर पलता है, तभी तो इसमें आंसू खारे बैठे हैं। वो समंदर की एक बूंद जब बाहर आती है, छलकती है, तो वो खारा ही होता है। हर आँख में एक समंदर पलता है, तभी तो इसमें आंसू खारे बैठे हैं। और अपने अंदर न झांका एक दिन भी, अपने अंदर न झांका एक दिन भी, वैसे तो पूरी दुनिया खंगारे बैठे हैं। अपने अंदर न झांका एक दिन भी, वैसे तो पूरी दुनिया खंगारे बैठे हैं। और उसकी बातें गौर से सुनकर देखो, उसकी बातें गौर से सुनकर देखो, बीच बीच में उसमें शरारे चिंगारियां बैठे हैं। उसकी बातें गौर से सुनकर देखो, बीच बीच में उसमें शरारे बैठे हैं। और जो इवान इलिच वाली बात कल बताई थी, शरीर मन व चरित्र से इतने सशक्त, शरीर मन व चरित्र से इतने सशक्त, फिर क्यों हाशिए पर बेचारे बैठे हैं, फिर क्यों हाशिए पर बेचारे बैठे हैं। वही कर्म योग नहीं आया, चुप रह गए। समय जब आने पर बोलना चाहिए था, अंगारे आने चाहिए थे बाहर, नहीं आए, तो इसलिए हाशिए पर। सबसे जुड़ाव महसूस करते नहीं सदा, सबसे जुड़ाव महसूस करते नहीं सदा,
तभी तो खुद को ही मारे बैठे हैं। हम जी तो रहे हैं इस एक क्षण में, हम जी तो रहे हैं इस एक क्षण में, लेकिन मन में कहाँ कहाँ के नज़ारे बैठे हैं। और इसीलिए बोलते समय हम आपके साथ इस क्षण में बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ कहाँ के क्या विचार पूरे जीवन के इधर उधर जो पढ़ा, जो देखा, जो सीखा, जो अनुभव किया, जिन परिस्थितियों में रहा, वो सब आ जाता है। तो हम वर्तमान में जीते हुए भी सब एक साथ हमारे अंदर रहता है। न भूत न भविष्य न वर्तमान में हूँ, मैं तो समय के आसमान में हूँ। तो समय के आसमान में ही हमेशा रहते हैं हर व्यक्ति। अब वे उन विचारधाराओं को क्या फैलाएंगे, वे तो उसका भरपूर लाभ गारे बैठे हैं। वे उन विचारधाराओं को क्या फैलाएंगे, वे तो उसका भरपूर लाभ गारे बैठे हैं। यह फॉलोअर्स के लिए है जो दुकानें सजा, कोई महापुरुष हुआ या कोई अवतार हो गया या कोई जो भी है, उसके जो फॉलोअर्स हैं वो हो सकता है शुद्धतम रहे हों, उनको ईश्वरीय एहसास हुआ हो, लेकिन जो उनके फॉलोअर्स हैं वह उस एहसास के साथ नहीं जीते हैं, वह अपने अंदर वह चारित्रिक विराटता नहीं लाते हैं, वह उसे लाभ लेने लगते हैं। इसीलिए धर्म चाहे जहाँ से शुरू हुआ हो, बाद में धर्मों की दुकानें शुरू हो गई, और फिर कोई भी अच्छी मिठाई की दुकान बनाने वाला है या कोई भी चीज़, तो किसी ने शुरू किया होगा, बाबा दादा किसी ने, बेटों में बंटवारा हुआ तो अब उसी तरह की 4 दुकानें हो जाती हैं। असली पेड़े की दुकान या शुद्ध पेड़े की दुकान, किसी का कुछ नाम की 4 दुकानें हो गई, फिर 8 दुकानें हो गई। तो दुकानें बढ़ती जाती हैं फॉलोअर्स की, क्योंकि उनको अब वो लाभ लेना है। लेकिन किसी ने तो शुद्ध भाव से बनाया होगा। जब उसने शुद्धता शुरू की होगी तो अपने शौक़ के लिए बनाया होगा, अपनी खुशी के लिए बनाया होगा वो चीज़। लेकिन बाद में जब उसके दुकानें चलने लगीं तो फिर उसमें विज्ञापन आने लगे, क्वालिटी भी कम होने लगी, और तरह तरह के तो जहाँ पर धर्म का व्यवसाय शुरू हो जाता है वहाँ पर ही सारा, या उसका किसी भी रूप में लोभ लाभ हो जाता है। बहुत बड़ा संगठन बनाना भी एक लोभ लाभ ही है, क्योंकि जो सेवक होगा, जो शुद्ध भाव से लोगों को सेवा करना चाहेगा, उस कोई सेवक अपने आधार पर सेवा करता है, अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी भावना, अपने विचार के आधार पर सेवा करता है। संगठन अगर बनाना भी है तो बहुत सेकेंडरी रहेगा, प्राइमरी नहीं हो सकता। सेवा के लिए अपने संगठन को छोड़ सकता हो। तो अब उन विचारधाराओं को क्या फैलाएंगे, वे तो उनका भरपूर लाभ गारे बैठे हैं। रोशनी होने का माहौल है चारों ओर, कुछ लोग क्यों अभी तक दुखियारे बैठे हैं। अब भविष्य में धीरे धीरे और इवोल्यूशन होगा। जब हम जहाँ से शुरू किया था हमने कबीलाई स्थितियों से, वहाँ से धीरे धीरे बहुत कुछ अच्छा भी होता चला गया है, लेकिन हम ने प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान नहीं दिया। अपने ज्ञान और अपने संसाधनों को इकट्ठा करने में अधिक समय लगाया। वैज्ञानिक प्रगति हुई, वो भी अच्छा है। अब थीसिस, एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस की तरफ हम धीरे धीरे जाएंगे, जहां हम प्रकृति, पर्यावरण, धरती और आपस के सबसे एक डेमोक्रेसी से भी हमको जीवोक्रेसी की तरफ जाना है, जहाँ पे सबका ध्यान होगा और सबकी बेहतरी होगी। रोशनी होने का माहौल है चारों ओर, कुछ लोग क्यों अभी तक दुखियारे बैठे हैं। रहबर बनकर जनता को लूट रहे कहीं कहीं। रहबर मतलब रहजन की जो लूट ले, और रहबर जो देखभाल करने वाला। तो देखभाल करने वालों का वेश बना करके जनता को लूट रहे अक्सर ऊंची कुर्सियों पर ये कैसे रखवारे बैठे हैं। अपने इरादों, ताकत व सबसे जुड़ाव पर, अपने इरादों, ताकत व सबसे जुड़ाव पर हौसला है, तभी तो बीच धारे बैठे हैं। अपने इरादों, ताकत व सबसे जुड़ाव पर हौसला है, तभी तो बीच धारे बैठे हैं।
और ये बड़ा प्यारा शेर है, जो सकारात्मक परिवर्तन होगा, जो रेजोनेंस होगा। हमारे ख्वाब तुम्हारे ख्वाबों से मिलेंगे, हमारे ख्वाब, हमारे सपने तुम्हारे ख्वाबों से मिलेंगे, देखना भविष्य में कैसे सुंदर नज़ारे बैठे हैं। हमारे ख्वाब तुम्हारे ख्वाबों से मिलेंगे, देखना भविष्य में कैसे सुंदर नज़ारे बैठे हैं। तय था कि ज़मींदारियाँ जागीरें ख़त्म होंगी। जब आज़ादी आई तो ये तय हुआ था कि अब ज़मींदारियाँ, जागीरें और जो राजा थे वो सब ख़त्म होंगे। तय था कि ज़मींदारियाँ, जागीरें ख़त्म होंगी, फिर कैसे ये नए नए रजवाड़े बैठे हैं। जितने भी जागीरदार थे, जितने भी रजवाड़े थे, उनके पास जितनी संपत्तियां थीं उससे कितनी गुना ज़्यादा संपत्तियां आज केंद्रित हो गई हैं। 1% लोगों के पास, भारत के 70% के संसाधन उनकी 1% के हाथ में चले गए हैं। तो तय था कि ज़मींदारियां, जागीरें ख़त्म होंगी, फिर ये कैसे नए नए रजवाड़े बैठे हैं। तो अब हम आज इसी बिंदु पर अब ये प्रोग्राम भावगंगा का समाप्त करते हैं। कल फिर 7 बजे मिलेंगे और इस गज़ल के कुछ और शेर सुनाएंगे और कुछ और नई चर्चाएं करेंगे। आज तो बहुत ही अधिक लोगों ने सुना और बड़े अच्छे प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। मैं सबका नाम नहीं पढ़ पाऊँगा और सबकी प्रतिक्रियाएं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि अलग अलग फेसबुक चैनल्स पर ढेरों नाम और प्रतिक्रियाएं हैं। बस सबका अभिवादन, अभिनंदन, देखने के लिए धन्यवाद और प्रतिक्रिया करने के लिए धन्यवाद करता हुआ आज यहीं पर विराम देते हैं अपने इस प्रोग्राम को। कल मिलेंगे। नमस्कार। हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ सभी माताओं, बहनों, सबको, सभी महिलाओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं उनकी तपस्या के लिए, पूजा के लिए। और सभी बंधुओं को भी नमस्कार कि जो उनके पूजा के जिस लिए वो पूजा कर रही हैं वह सफल हो। आप दीर्घायु हों, आप आनंदित रहें, सब परिवार आनंदित रहें, बच्चे आपके आनंदित रहें, आगे बढ़ें और प्राकृतिक चेतना, धरती से जुड़ाव की चेतना के साथ जिएं और आनंद और आगे बढ़ाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।